Hello students, welcome to Aryan पढ़ाकू. I am your biology mentor स्मृति पांडे. बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बायो का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. आपको पता ही होगा हमारा इंडिया ये जो कंट्री है ये 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से आता है. मतलब हमारे पास बहुत अच्छी अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी है. इसका मतलब क्या कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में. तो ओवरऑल इसी पे हम लोग को बात करना है कि बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कैसी है या हम लोग इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया. हाउ इज इट पॉसिबल? कह रहे हैं कि किस टाइप की बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है जो हमारे इंडिया में 1000 वैरायटी के मैंगोज पाए जाते हैं. ये पॉसिबल कैसे? तो आप सब लोगों ने मैंगो तो खाया ही होगा. नाउ मैंगो हम लोग को किस सीज़न में मिलता है? जब गर्मियों का सीज़न होता है तब, है ना. जब उसमें ये जून जुलाई वाले मौसम होते हैं, मई जून जुलाई, उस टाइम पे मैंगो हमें मिलने लगते हैं. अब देखिए खास बात क्या होती है, जो इंडिया में वैरायटी है मैंगो की वो उसकी जेनेटिक वैरायटी है ना. अलग अलग जेनेटिक्स के थ्रू, मतलब जीन्स उन सबके अलग अलग है, तो इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. जो मैंगोज हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है. द डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया रिप्रेजेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ ये अकर क्यों होता है? क्योंकि इंडिया जो है ये लाई करता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे, जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है ये अक्सर कांस्टेंट रहता है. बहुत अच्छी खासी धूप मिलती है, अच्छी खासी सोलर एनर्जी मिलती है. तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैंगो को ग्रो करने के लिए एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट हमारे इंडिया में पाया जाता है. दैट्स वाई इतनी अलग अलग वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है. It occurs because India's lie within tropical latitude where the environment is constant and predictable. यहाँ का environment constant होता है और predictable है. So more amount of solar energy is available. काफ़ी अच्छी amount में हमारे पास solar energy available है और उस वजह से mango की productivity high होती है, which leads to higher productivity. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. How do scientists extrapolate the total number of species on Earth? Okay, देखते हैं हम लोग. So, दो मेथड होते हैं एस्टिमेट करने के लिए कि एक्सट्रापोलेट जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं अर्थ पे वो कैसे की जा सकती है. तो पहला मेथड जो है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेथड भी. ये यूज़ किया जाता है बाय द साइंटिस्ट टू एक्सट्रापोलेट द नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ इज द एस्टिमेशन रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज़. कितने न्यू स्पीशीज़ की डिस्कवरी हुई है उसका एस्टिमेशन कर दिया जाए तो भी पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ पे. और दूसरा जो है दैट इज total number of species can also be extrapolated by the statistical comparison of the tropical and temperate species richness of exhaustible studied group of इंसेक्ट्स. देखो दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग ऐड ऑन कर लें कि जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट स्पीशीज़ हैं कितने हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स के हैं और जो टेम्परेट रीजन के स्पीशीज़ हैं ये कितने हैं, कितने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसका भी अगर पूरा एस्टिमेशन कर लिया जाए, पूरे जोड़ लिए जाए तो पता चल जाएगा कि स्पीशीज़ कितने हैं हमारे पास. नाउ द रेशियो इज देन एक्सट्रापोलेटेड विच एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू प्रिडिक्ट द ग्रॉस एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ. अब जो रेशियो है एक्सट्रापोलेट हो जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग है स्पीशीज है प्लांट और एनिमल्स के और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको जोड़ लिया जाए, बाकी जो एक्सटिंक्ट हैं उनको भी देखते हैं और ये ओवरऑल हमें ग्रॉस एस्टिमेट मिल जाता है कि कितने स्पीशीज हैं अर्थ पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग.
species diversity decrease as we move away from the equator towards the pole. What could be the possible reason? जैसे जैसे हम लोग पोल के इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, है ना, पोल की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर की, तो वहाँ पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम हो जाती है. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? इसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं, हमें ये बताना है. ठीक है. अगर हम लोग देखें कि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे डाइवर्सिटी कम मिलती है. मतलब ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के हमें प्लांट्स मिलते हैं, ना हमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, ना बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स मिलते हैं, ना बर्ड्स मिलते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज करने लगता है. जब पोल रीजन्स की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है. अब जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो आप खुद सोचिए वैसी जगहों पे सर्वाइवल कितना पॉसिबल है. एनिमल्स को फूड नहीं मिल पाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते. मतलब वो रहे क्यों वहाँ पे? दूसरे प्लांट्स को भी ऐसा टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, ना सन की एनर्जी मिल पाती है कि वो ग्रो अप करे. सो the temperature decreases and condition become rough and harsh. Temperature decrease करने लगता है, condition rough और harsh हो जाती है. Second thing is both the amount and intensity of solar radiation decreases. सन की एनर्जी पहुंच नहीं पाती, सोलर रेडिएशन वहाँ हो नहीं पाता, तो जो अमाउंट है और इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन का वो भी डिक्रीज हो जाता है. दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, या फिर जब जैसे जैसे बढ़ते जाते डाइवर्सिटी कम होती जाती है. वेजिटेशन डिक्रीजेस, प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, वेजिटेशन जो होता है ये भी डिक्रीज करने लगता है. लेस रिसोर्सेज अवेलेबल टू सपोर्ट स्पीशीज. स्पीशीज के सपोर्ट के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते, बेसिक रिसोर्सेज चाहिए होते, वो भी काफ़ी कम होते जाते हैं. तो इस हिसाब से देखें तो सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जब रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो कोई स्पीशीज या कोई ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर पाएगा. दैट्स वाई जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो डाइवर्सिटी हमारी डिक्रीज करने लगती है. स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम and environmental stability. So if conditions are too harsh, it is difficult to the species to survive and adopt. जब ज़्यादा harsh condition होती है, ज़्यादा difficult condition होती है, तो कोई भी species कैसे survive कर सकता है? Now these result in decrease in biodiversity towards the pole. That's why इसकी वजह से biodiversity हमारी कम होने लगती है as we move towards the pole. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. सपोर्ट योर आंसर विद द फाइंडिंग ऑफ टिलमैन. हमें इम्पोर्टेंस बताना है स्पीशीज डाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम में, और अपने आंसर को सपोर्ट करना है टिलमैन के अकॉर्डिंग. ओके. सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी का फॉर द इकोसिस्टम. देखो, जो इकोसिस्टम है ये कई सदियों से है, मतलब बहुत टाइम से है. अब यहाँ पे आप देखते होंगे कई ऑर्गेनिज्म एक पे डिपेंड है, जैसे ह्यूमंस प्लांट्स पे डिपेंड है, बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स पे डिपेंड है. और यहाँ पे जो मतलब अगर बात करें तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज भी पाई जा रही है, पॉपुलेशन भी मेंटेन है, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए पर बहुत सारे हैं. So, ecologists for many years believe that communities with species are more stable than those with less species. मतलब बहुत टाइम तक इकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जिस कम्युनिटी के पास ज़्यादा स्पीशीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दोज जिनके पास कम स्पीशीज़ है. जिनके पास कम है वो लेस स्टेबल है. ऐसा इकोलॉजिस्ट का कुछ टाइम तक मानना था. A stable biological community does not show too much variation in production from year to year. अगर कोई stable biological community है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो. हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलते हैं. इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलेंट. ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं या रेजिलेंट हो जाते हैं टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस एंड मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाई एलियन स्पीशीज. तो ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसी ओकेजनल डिस्टर्बेंस के लिए,
मतलब कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस भी इनमें हो रही है, बहुत ज़्यादा वैसे तो नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ माइन्यूट हो रही है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर disturbance and also must be resistant to invasion of alien species. Alien species मतलब अगर कोई species कहीं बाहर से लाके भी वहाँ लगा दी जा रही है, यहाँ वहाँ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया जा रहा है जो बाहर से आया है। एलियन मतलब दूसरे प्लेनेट से नहीं, किसी और जगह से आया हो जो वहाँ के लिए एकदम नया हो, तो उससे भी ये रेजिस्टेंट हैं, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट्स वाई ये रिटेन रहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड किया था आंसर टू स्टेबिलिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड स्पीशीज रिचनेस इन दैट कम्युनिटी। इन्होंने बताया था या प्लॉट किया था with more species showed less year to year variation in total biomass। जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज होंगे उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आने वाले समय में भी, या साल दर साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस या वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम वेरिएशन ही देखने को मिलता है। So he also showed in his experiment that increased diversity contributed to higher productivity। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया था कि जब डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, जब डाइवर्सिटी बढ़ती है हमारी, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है ना। बेसिकली अगर जैसे समझिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगर यहाँ पे ये देखें कि अगर कहीं पे लार्ज अमाउंट के हर्ब्स लगा दिए गए है ना, बहुत सारे वैरायटी ऑफ हर्ब्स लगा दिए गए, तो उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी तो हमारी बढ़ेगी, है ना। हमें ज़्यादा हर्बिशियस प्लांट्स मिलेंगे, हम ज़्यादा मेडिसिन को बना सकते हैं, हम ज़्यादा मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ओवरऑल इससे क्या हुई, हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ा और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। इंडिया के पास इंडिया जो है इसके पास ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है इन कंपैरिजन टू नॉर्वे, क्या आप इससे एग्री हैं। सो आपको अपना स्टेटमेंट बताना है और अपना आंसर को भी सपोर्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड species biodiversity that exist at all the level of biological organizations। हमें यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेटर इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी है नॉर्वे से इंडिया में। सी इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है ना। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विथ 8.1% ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। जेनेटिक रिसोर्सेज कितने हैं, 8.1 है, लेकिन इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक कंट्री है जो मेगा डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करती है। Since India is placed in the tropical part of the world, it have more species diversity than the region of temperate zone। नॉर्वे कहाँ है, टेम्परेट जोन में है, इंडिया कहाँ है, ट्रॉपिकल पार्ट है। ओके तो इंडिया जो है ये एक ट्रॉपिकल पार्ट है वर्ल्ड का। अब इसके पास ज़्यादा स्पीशीज़ है, हमारे पास ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इन कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन्स। हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, हमारे पास कई सारे वैरायटी के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, छोटे रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, बहुत सारे टाइप के हैं। ओके और इसके साथ ही आप देखिए तो इंडिया को एक स्मॉल वर्ल्ड कहा जाता है। हाउ, नेहरू जी ने इंडिया को स्मॉल वर्ल्ड कहा था क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट हर जगह अलग अलग पाया जाता है। जैसे हमारे पास राजस्थान भी है जहाँ डिजर्ट है, हमारे पास हिमालय रीजन्स भी है जो पूरा माउंटेन एरिया है, हमारे पास कश्मीर भी है, हमारे पास कन्याकुमारी, वेस्ट बंगाल, इधर आप इधर महाराष्ट्र चले जाइए, तो हर एक अलग अलग जोन एक अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और सबकी एक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है, मतलब हर जगह का वेदर क्लाइमेट भी अलग अलग है ना।
So India, with much of its land area in the tropical latitude, has more than 1,200 species of birds. इंडिया एक लैंड एरिया है जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के पास है, जो इंडिया का लैंड है दैट इज, और हमारे पास 1,200 स्पीशीज है, मतलब 1,200 स्पीशीज है, 1,200 बर्ड्स की स्पीशीज है हमारे पास. ना ग्रीनलैंड, नॉर्वे इज अवे फ्रॉम ट्रॉपिक. ग्रीनलैंड क्या है? नॉर्वे, जो कि अवे है ट्रॉपिकल रीजन से, सो इसके पास बायोडाइवर्सिटी कम है. देखिए एक बेसिक अगर बात करें कि इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, तो एक इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन है, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के पार्ट हैं, दैट्स वाई हमारे पास मेगा डाइवर्सिटी है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी है और स्पीशीज डाइवर्सिटी है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी यहाँ पे रिलेट करते हैं नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स फाउंड इन ऑर्गेनिज्म. सिंपली जेनेटिक्स है तो जीन्स की बात करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ जीन्स और उनके एलील्स का डिफरेंस होता है, मतलब जो पाए जाते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी की कैटेगरी में रखते हैं. यहाँ पे मेनली नंबर ऑफ जीन्स और उनके एलील जो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उससे मतलब होता है. ठीक है. स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया. कितने टाइप के स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में है उसकी बात स्पीशीज डाइवर्सिटी में करते हैं. नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है जेनेटिक एंड स्पीशीज, तो यहाँ जीन्स की बात होगी, यहाँ स्पीशीज की बात होगी. अब जीन्स में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा जीन्स का डिफरेंस होता है ना. और जैसे डॉग की वैरायटी कई सारी है तो उसमें क्या है, जीन्स का डिफरेंस है. स्पीशीज वो अलग नहीं है, स्पीशीज एक ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे डॉग है, कैट है, प्लांट्स है, तो इनमें अलग अलग स्पीशीज है. डॉग कैट अलग अलग स्पीशीज है, ह्यूमंस हैं, बफेलो हैं, काऊ है, ये अलग अलग स्पीशीज है. लेकिन फिर भी आप देखिए काऊ में कितनी कैटेगरी है ना. सो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. इट इज अ ट्रेट ऑफ अ स्पीशीज. ये क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के, जबकि स्पीशीज जो होते हैं ये ट्रेट होते हैं कम्युनिटी के. इट इज अ ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में. फाइन. नाउ नेक्स्ट थिंग है, इट इन्फ्लुएंसेस अडेप्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन डाइवर्स हैबिटेट. ये इन्फ्लुएंस करते हैं अडेप्टेबिलिटी को और डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पीशीज का डाइवर्स हैबिटेट में चेंजेस हुआ है तो उसको वो कैसे अडेप्ट किए हैं, उनमें क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, उस बेसिस पे इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं. और ये इन्फ्लुएंस करते हैं बायोटिक इंटरैक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी. जो बायोटिक इंटरैक्शन है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी के. नाउ नेक्स्ट है, गिव 3 रीजंस एज टू व्हाई प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन इन एनी फिगर फॉर देयर डाइवर्सिटी. प्रोकैरियोट्स को हम लोग क्यों नहीं डाइवर्सिटी की कैटेगरी में रखते हैं? अच्छा, प्रोकैरियोट्स देखो, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो बड़े प्रिमिटिव हैं, इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी हमें नहीं पता है. और उसके बाद अगर हम लोग इसी को कैटेगराइज करने लगे, डाइवर्सिटी की कैटेगरी में करने लगे, तो ये मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे. सी, the conventional taxonomic method are not sufficient for identifying these microbial species. जो conventional taxonomic methods हैं तो ये sufficient नहीं था कि उस कैटेगरी में हम लोग इन माइक्रोबियल स्पीशीज को रख सके, क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था. जो आपका पुराना कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड है उसमें, तो ये प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, तो इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे? ठीक है. दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस. बहुत सारी इसमें ऐसी स्पीशीज हैं जो हम लोग लैब में ग्रो नहीं करवा सकते हैं, मतलब इनकी पूरी स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं.
गॉट इट? जब पूरी स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हम इनको कैटेगराइज कर दें? किसी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ आज भी ऐसे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, या ये कहें कि इसका साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास नहीं है। ठीक, तो इसको लेबोरेटरी कंडीशंस में जब ये ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। If molecular and biochemical criteria are adopted for delineating microbial species, these would put their diversity into millions. अगर molecular और biochemical criteria इसका adopt कर लिया जाए तो भी इनकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ है कि ये खुद ही डाइवर्सिटी अभी मिलियंस में पहुंच जाएगी, इतनी वैरायटी है इनमें। दैट्स वाई इनको हम लोग मतलब प्रॉपर कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, या इनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, is it possible that productivity and diversity of a natural community remain constant over a time period of say 100 years? क्या ये पॉसिबल है कि जो प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी है किसी नेचुरल कम्युनिटी की वो रिमेन एक लंबे समय तक रह सके या 100 ईयर्स तक रह सके, 100 ईयर्स तक? ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है बेसिकली, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ नेचुरल कम्युनिटी रिमेन कांस्टेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हैबिटेट को वैसा ही रहने के लिए सारी कंडीशन वैसी ही रहनी चाहिए, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी ही रहनी चाहिए, लाइक वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वैसे ही रहना चाहिए, प्लांट्स जो हैं वो भी वैसे ही रहने चाहिए एज इट इज़। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो बहुत चीज़ों का एक्सटिंक्शन हो रहा है, बहुत चीज़ों पे बहुत ह्यूमंस के थ्रू उस पर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट हो रहा है, और जो अच्छा इफेक्ट नहीं है अगर कहें तो, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारा, जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज के टाइम पे 100 ईयर्स तक किसी डाइवर्सिटी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। द नेचुरल हैबिटेट इज नेवर मेंटेन्ड इन रियल। नेचुरल हैबिटेट मेंटेन ही नहीं रह पाएगा, सेम वैसा ही इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट नहीं मेंटेन रह पाएगा। सो abundant resources are never available, they are always in short supply or just enough. हमेशा abundant resources available नहीं रहेंगे। जैसे अगर वहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनको या तो नेचुरल रिसोर्सेज इतना अवेलेबल हो कि उनको आने वाले 100 सालों में कहीं इधर उधर ना जाना पड़े और वो फूड के लिए वहीं रहें, तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरल रिसोर्सेज कभी भी इतने अवेलेबल नहीं हैं कि उनको प्रॉपर सप्लाई होती रहे आने वाले 100 सालों में, या फिर थोड़े बहुत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो होंगे नहीं। अब ऐसी कंडीशन में एनिमल्स इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। Environmental condition for survival and reproduction are continuously changing. अब आप खुद ही देख रहे हो environmental condition कितना चेंज हो रहा है, तो किसी के भी सर्वाइवल के लिए environmental और reproduction continuous चेंज हो रहा है इस समय, है ना। कई सारे स्पीशीज में वेरिएशन हम लोग खुद अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, और इन्वायरमेंटल कंडीशन तो आप देख ही रहे हो कैसा हो चुका है। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। दैट्स वाई कोई भी डाइवर्सिटी या उसकी प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू नहीं रह सकती है आने वाले 100 सालों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain giving 3 reasons why tropics show greatest level of species diversity। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड उसी में या फिर मतलब इसी क्वेश्चन का एक टाइप है, give 3 hypotheses for explaining why tropics show greatest level of species richness। देखिए ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, जो दूसरा वाला है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के, और ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की इस बुक में भी दिया हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। ये आपको दिया है पेज नंबर 105 पे, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। वैसे तो इस बुक में सारे ही क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, बड़े लॉजिकल्स दिए हुए हैं, जिससे मतलब अगर आप पढ़ोगे तो खुद आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, इसका आंसर ये है। तो बड़े मतलब टू द पॉइंट है और काफ़ी अच्छी बुक है,
चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। 3 रीजंस बताने हैं वाई ट्रॉपिक शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। सबसे पहली बात 3 रीजन। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपर ट्रॉपिकल रीजन में सन की एनर्जी प्रॉपर मिलती रहती है ना। और दूसरी चीज जो होती है कि सीजन्स का यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग कहें तो नॉर्मली जो वेदर या सीजन्स का टाइम होता है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, रेन, ये सारे सीजनल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। सी यहाँ पे temperate regions were subjected to frequent glaciation in the past, which had killed most of the species, but the tropic have remained undisturbed and hence have evolved more species diversity. देखो temperate regions जो थे ना, इन पे कुछ ग्लाशियर्स भी मूव ऑन करने लगे। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ मतलब हम कहें तो काफ़ी सालों पहले ग्लाशियर्स जो थे वो उस पर ऑक्यूपाई कर लिए गए, ग्लेशियर्स आ गए वहाँ पे, तो वहाँ की स्पीशीज जो थी ओवरऑल ख़त्म सी हो गई। जो वेरिएशन था स्पीशीज थी वो ख़त्म हो गई। बट ट्रॉपिकल लेवल की अगर बात करें, जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ पे इंडिया है आपका, तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है ये अनडिस्टर्ब्ड है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। एज सच नेचुरल डिस्टर्बेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेचुरल डिस्टर्बेंस नहीं हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे स्पीशीज अभी भी काफ़ी अमाउंट में और अच्छे अमाउंट में है। ठीक है। दूसरे रीजन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सेशनल रिलेटिव टू seasonal, relatively more constant and predictable than temperate regions. Such constant environmental have promoted niche specialization and thus lead to greater species diversity. देखो particular अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ के जो सीजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। जैसे कुछ महीने सर्दियाँ रहती हैं, लेकिन अक्सर हम लोग मेजर पोर्शन देखें तो हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम ज़्यादा रहता है। सर्दियों का मौसम मेजरली हार्डली 2 महीने पड़ते हैं, दिसंबर और जनवरी, यही दोनों महीने में सर्दियां पड़ती हैं। बाकी उसके बाद देखिए नवंबर तक हम लोग नॉर्मल घूमते रहते हैं, हम लोग को स्वेटर वुलन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इधर आप आ जाइए फरवरी में, तो फरवरी में भी हम लोग फिर अपने नॉर्मल क्लोथ्स में आने लगते हैं, काफ़ी गर्मी उस समय भी हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस नहीं होते हैं, लेस सीजनल चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। और कांस्टेंट एक टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट टेम्परेट रीजन्स रहते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा उसमें भी चेंजेस नहीं आते हैं। सो ऐसे इन्वायरमेंट में किसी भी स्पीशीज़ के प्रमोट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस ना हो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो स्पीशीज़ होती हैं इनको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और इसी एक रीज़न की वजह से यहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं। ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब वो स्पीशीज़ भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि ठीक है हमें इस इन्वायरमेंट में रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अब ये सीज़न है तो इसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लें, 4 से 6 महीने ये सीज़न रहेगा। वैसे तो यहाँ पे गर्मियों का सीज़न रहता है तो प्लांट एक बार अडॉप्ट कर लेता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज हायर एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज लो इन ट्रॉपिक। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है और एक्सटिंक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इस वजह से अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो कोई एक्सटिंक्ट क्यों होगा, कैसे होगा, है ना। एक्सटिंक्ट कोई क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, तो एक्सटिंक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इज इट ट्रू दैट देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक, एक्सप्लेन ब्रीफली। कह रहे हैं क्या ये सही है कि ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है ट्रॉपिक्स में, ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल रीजन की तो यहाँ पे सोलर एनर्जी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे अमाउंट में है। सो यस, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक। क्यों? बिकॉज एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो लेंथ जो होती है डे की वो डिक्रीज करने लगती है और लेंथ ऑफ नाइट इंक्रीजेस। डे की लेंथ कम होने लगती है और नाइट की लेंथ
बढ़ने लगती है। जैसे अगर आपको बताएं तो सर्दियों में हमारे यहाँ भी दिन की जो लेंथ होती है, डे टाइम पीरियड कम हो जाता है, वाइल नाइट टाइम पीरियड बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सेम ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग पोलर रीजन्स की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी डे का टाइम कम हो जाता है और नाइट का टाइम बढ़ जाता है। In the tropical region, the length of the day is almost equal to the length of the night. Hence, it is more solar energy available. But tropical regions में क्या होता है, जितना समय रात का होता है उतना ही समय दिन का होता है, इक्वल होता है। तो अब सोचो, दिन का टाइम पीरियड या रात का टाइम पीरियड बराबर होने का क्या मतलब है कि हमारे पास सोलर एनर्जी ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रीजन्स में सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है। अर्थ के मूवमेंट की ही वजह से तो डे एंड नाइट हो रहा है ना। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिन का टाइम और रात का टाइम अगर बराबर है तो इसका मतलब कि कम से कम 12 घंटे हमें धूप मिल रही है। ओके, तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी अच्छी खासी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन Rayleigh-Popper hypothesis, नेम द इकोलॉजिस्ट हु प्रपोज्ड इट। बहुत अच्छी हाइपोथेसिस है ये। इस हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो इसको प्रपोज किया था पॉल इरलिच ने। ठीक है, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द इकोसिस्टम इज एन एयर प्लेन। इन्होंने बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक एयर प्लेन की तरह है। एरोप्लेन आप सबने देखा होगा, तो वो कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है ये एक प्लेन की तरह है। अच्छा, अब इनकी बात सुनिए। एंड स्पीशीज आर द राइवट जॉइनिंग ऑल पार्ट्स टुगेदर। और स्पीशीज कैसी हैं, जो पार्ट्स जॉइन किए जा रहे हैं उसमें वो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे विंग्स हैं, चेयर्स हैं या साइड की लेयर है। तो ये सारे स्पीशीज इन्होंने कंसिडर कर लिया। ओके, अब इनका कहना ये है, इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ राइवट टू टेक होम, इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट safety initially, but as more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak after some time. देखो, प्लेन होता है तो प्लेन का जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब सोचो, यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहा है उसमें वो अपने घर की तरफ चला जाए, मतलब अब एक्सटिंक्शन हो जाए। समझने की कोशिश करिए कि इकोसिस्टम को यहाँ एरोप्लेन बनाया गया है और जो पूरी स्पीशीज हैं उसको उनके पार्ट्स बताए गए हैं एरोप्लेन के। लेकिन आप सोचो कि उसमें से अगर हर एक पार्ट निकलने लगे तो क्या होगा। हर एक पार्ट अगर निकल जाएगा तो एरोप्लेन किसी काम की नहीं रह जाएगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे जैसे अगर कोई पार्ट हट रहा है तो फ्लाइट की सेफ्टी के लिए तो वो सही नहीं है। अगर एरोप्लेन में से कुछ कुछ पार्ट्स हम लोग निकालते रहें तो क्या फ्लाइट सही से काम करेगी। हो सकता है वो टेक ऑफ न कर पाए, हो सकता है वो लैंड न कर पाए, हो सकता है बाहर से कुछ और आ जाए अंदर, या हो सकता है अंदर से कुछ बाहर चला जाए, पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की सेफ्टी नहीं रह जाएगी। ऐसे में एक मतलब डेंजरस हो जाता है, वीक एरोप्लेन जो होगा वो वीक हो जाएगा, ये कुछ टाइम बाद वीक हो जाएगा। लॉस ऑफ राइवट्स ऑन द विंग, key species that drive major ecosystem function, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of few rivets in seats or window inside the प्लेन। अब ये कह रहे हैं कि वो स्पीशीज जो मेन है, इसका मतलब कि जैसे कोई विंग्स के पार्ट बनाए हैं, कोई आउटर लेयर बनाया हुआ है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू कि कोई अंदर सीट वाली जगह पे है, कोई विंडो वाली जगह पे है। तो अगर सीट एक हट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, कोई इशू भी नहीं है। लेकिन अगर सोचिए अगर एक विंग हट गया या विंग वाला कोई हिस्सा हट गया तो उससे मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर विंग्स का लॉस हो गया, इसका मतलब जो कि स्पीशीज इस इकोसिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं वही अगर हट जाएंगे तो वो एक सीरियस थ्रेट हो जाएगा और फ्लाइट सेफ्टी नहीं रह पाएगी। देन अ फ्यू राइवट्स ऑन सीट्स और विंडो साइड इनसाइड द प्लेन, जो विंडो साइड या प्लेन सीट की जगह पे बैठे हैं प्लेन में, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम होगी। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर की स्पीशीज हट जाएंगे तो इकोसिस्टम ड्राइव नहीं कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस इनकी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है what characteristics make a community stable, or list the features that make a stable biological community. हमें या तो बताना है कैरेक्टरिस्टिक जो किसी कम्युनिटी को स्टेबल करते हैं, या फिर बताने हैं फीचर्स जिसकी वजह से एक स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी बन सकती है. फाइन, ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में दिया हुआ है. 1 मिनट हम बता देते हैं आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा. सो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 106 पे, क्वेश्चन नंबर 13. ठीक, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. सो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसी कम्युनिटी को स्टेबल बनाने के लिए, दैट इज लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. प्रोडक्टिविटी जो हो रही है उसमें वेरिएशन कम हो, हर साल जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसमें कम से कम वेरिएशन हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए. तो ये तो एक स्टेबल डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, या किसी कम्युनिटी को स्टेबल करने के लिए ठीक है कि हाँ भाई ठीक है. दूसरा है रेजिस्टेंस और रेजिलेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस. कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उससे रेजिस्टेंट हो जाए या रेजिलेंस हो जाए, ऐसा ये कह रहे हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने से अगर कोई चीज़ गिरती है, पेन गिर गई, तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. या फिर कोई झटके से रूम में आ गया तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. मतलब कम डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ है उससे रेजिस्ट हो जाना चाहिए. ठीक है. थर्ड थिंग इज रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज. जैसे कोई एलियन स्पीशीज किसी दूसरी जगह से लाके अगर उसी जगह पे लगा दी गई तो उससे रेजिस्टेंट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर कोई स्पीशीज लगा दी गई है तो उससे आसपास के प्लांट्स खत्म हो जाए या आसपास के एनिमल्स खत्म हो जाए. अगर कोई दूसरा एनिमल ला के वहाँ पे रख दिया गया है तो उससे भी रेजिस्टेंट हो जाना चाहिए, या जो इन्वेशन है एलियन स्पीशीज का उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो अगर ये तीनों चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी तो कोई भी कम्युनिटी स्टेबल हो सकती है, या कहें हम लोग एक बायोलॉजिकल हेल्दी कम्युनिटी स्टेबल की जा सकती है. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Since the origin of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. कह रहे हैं जब से अर्थ की ओरिजिन है ना, अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन है, तब से 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज के. मतलब मास में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 5 टाइम्स, 5 बार ऐसा हो चुका है. Now the question is, how is the sixth extinction presently in progress different from the previous episode? तो कह रहे हैं अब प्रेजेंट में 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है. ये कैसे डिफरेंट है पिछले प्रीवियस एपिसोड से? जो पहले के मास एक्सटिंक्शन हुए हैं स्पीशीज के, उससे अब का एक्सटिंक्शन कैसे डिफरेंट है? Who is mainly responsible for the 6th extinction? 6th एक्सटिंक्शन के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? एंड द लास्ट वन इज लिस्ट एनी 4 पॉइंट दैट कैन हेल्प टू ओवरकम दिस डिजास्टर. हमें कोई 4 पॉइंट्स बताने हैं जिससे हम लोग इस डिजास्टर को कम कर सके या इस डिजास्टर से बाहर निकल सके. सो चलिए देखते हैं. करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट जो है दैट इज टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स. इस समय जो एक्सटिंक्शन चल रहा है वो सबसे मतलब कहें कि एक बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन चल रहा है. ये 100 या कहें 1000 गुना ज़्यादा है जो पहले एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं. जो पहले 5 मेजर एक्सटिंक्शंस हुए हैं, मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, उससे ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है और कहीं ज़्यादा बड़ा हुआ है. दूसरा क्वेश्चन था कि Who is mainly responsible? So human activities, जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इतना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हमें इतनी रिसोर्सेज की नीड है, हम लोग इतना ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे डाइवर्सिटी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है. कहीं ना कहीं क्या बहुत मेजर इफेक्ट पड़ा है. जैसे डिफॉरेस्टेशन से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है. ओके, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है जो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी डाइवर्सिटी पे. और तीसरी चीज़ अगर हम लोग कहें तो पॉपुलेशन बढ़ने
बढ़ने की वजह से हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमें रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जैसे लैंड जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो इन सब की रिक्वायरमेंट से कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। टू प्रिवेंट सिक्स्थ एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए 4 पॉइंट्स पूछे थे ना, 4 पॉइंट्स बताने थे हमें। सो प्रिवेंटिंग हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो हैबिटेट का लॉस हो रहा है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना करें, हम लोग उस लॉस को कम कर दें। चेकिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी चेक करना चाहिए। प्रिवेंटिंग एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जो एलियन स्पीशीज का इन्वेजन कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई प्लांट हिमालय रीजन्स के लिए सही है और उसको हम लोग ला के लगा दे दिल्ली में या यूपी में या बिहार में यहाँ पे, तो क्या एलियन स्पीशीज हो गई वो उनके लिए। अब इससे ये चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ की जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाए। हिमालय रीजन की तो अलग स्पीशीज है, यहाँ की अलग स्पीशीज है, या फिर हम लोग चाहे कि यहाँ की कोई स्पीशीज ले जाके वहाँ पे रख दे तो उससे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है और एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है, जब कोई अदर बाहरी आ जाता है तो उससे उनको भी प्रॉब्लम होती है। प्रिवेंटिंग को एक्सटिंक्शन, जो को एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करें कि कोई चीज़ जल्दी जल्दी एक्सटिंक्ट ना हो, उसको कोशिश करें कि कम हो। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, कंजर्व करें और प्रिजर्व करें स्पीशीज को हम लोग, जो हमारी प्लांट की स्पीशीज है, जो हमारे बर्ड्स हैं। आज के टाइम में देखिए बर्ड्स कितने ज़्यादा कम हो गए हैं, 1-2 बर्ड्स ही दिखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स तो देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इन सबको कंजर्व करना होगा, प्रिजर्व करना होगा इन स्पीशीज। नेक्स्ट पे आते हैं, What are the major causes of species losses in a geographical region? List the 4 causes of biodiversity loss. या तो हमें मेजर causes बताने हैं स्पीशीज की जो लॉस हो रही हैं उनके लिए geographical region में, या फिर हमें 4 causes बताने हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ठीक है, दोनों मतलब और करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो मेजर कॉजेज हैं स्पीशीज लॉस के जोग्राफिकल रीजन में, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो हैबिटेट का लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, दैट इज ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एलियन स्पीशीज इन्वेशन दैट कैन कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। एलियन स्पीशीज का जो इन्वेजन किया जा रहा है तो ये क्या करें, इसकी वजह से जो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं उनका लॉस हो रहा है, तो इसको भी रोकना चाहिए। को एक्सटिंक्शन, सी व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लैनेट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। को एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज है वो पर्टिकुलर एक्सटिंक्ट हो गई, कोई प्लांट है मान लो वो एक्सटिंक्ट हो गया है, तो अब उस प्लांट से जिस एनिमल्स को फूड मिल रहा था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वहाँ की लैंड वो भी खराब हो गई, तो कई चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई ना, आप सोचो। तो इसे हम लोग कहते हैं को एक्सटिंक्शन, मतलब एक के साथ कई चीज़ें एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो इसको भी हम लोग को बचा के रखना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट, explain how biodiversity is important for humans or human benefits from diversity of life. Give 2 example. Humans को कैसे benefit है या humans के लिए कैसे important है biodiversity, हमें ये बताना है। आप खुद सोचो, जितनी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो किससे मिल रही हैं, नेचर से मिल रही हैं। जैसे बेसिक चीज़ की अगर बात करें, फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के थ्रू। अब प्लांट क्या है, नेचर का एक पार्ट है। अगर हम बात करें अपने ये जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, तो ये इसके भी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइक ब्रिक्स हैं, सीमेंट हैं, कंक्रीट के जितने भी पार्ट हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं नेचर से ही मिल रहा है। लाइक ब्रिक्स बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हम लोग को मिट्टी चाहिए होती है, वो मिट्टी कहाँ से मिलती है, हमें यही नेचर से मिलती है।
कपड़े, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये फैब्रिक की भी ग्रोथ कहाँ होती है? प्लांट्स पे होती है। जैसे कॉटन हो गए, वूल हो गए, वूल हमें एनिमल से मिलते हैं, कॉटन हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हर चीज़ की डिपेंडेंसी इस पे है। एंड दूसरी बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी भी हमें नेचर की किसी सोर्स से मिल रहा है, लाइक कोल से मिल रहा है या फिर डैम्स के थ्रू मिल रहा है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए भी हम लोग डिपेंड है नेचर पे। सो ह्यूमंस का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है नेचर से। फूड प्रोडक्ट, जैसे कि अगर बात करें सीरियल्स की, पल्सेस की और फ्रूट्स की, या फिर जितनी भी चीज़ें आप खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो या नॉन वेज खाते हो, या फिर स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले जो होते हैं हमारे, या ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सब हमें प्लांट से ही मिल रहा है। सारे फूड प्रोडक्ट हमें प्लांट या एनिमल से ही मिलते हैं। मिल्क या जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं ये एनिमल से मिल रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है, लाइक मीट है, बीफ है, फिश है, ये सब एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं। फायरवुड एंड फाइबर, फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, प्लांट, सिल्क, वूल फ्रॉम एनिमल्स, ये भी हमें प्लांट से मतलब नेचर से ही मिल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो आपके घर में सोफा रखा हुआ है, जो आपके घर में बेड रखा हुआ है, जो आपके घर में टेबल रखा हुआ है, ये सब किससे बने हुए हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ वुड। और ये वुड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं। हाउसेस एंड स्पोर्ट्स गुड, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लोग भी जानते होंगे, बैट होता है, बेस बैट होता है, ये सब भी वुड से ही बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टेनाइन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स एंड परफ्यूम, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट्स से या ट्रीज से या किसी नेचुरल रिसोर्स से ही मिलती हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोर देन मतलब जो हमारे मेडिसिन हैं, आयुर्वेदा तो पूरा का पूरा नेचर पे ही डिपेंड है ना। सो अबाउट 25,000 प्लांट्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। 25,000 या शायद उससे भी ज़्यादा प्लांट्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में। जैसे अगर आयुर्वेदा की बात करें तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ही थ्रू यूज़ किया जाता है ना। तो ये सारे कुछ रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है। आगे देखिए, there are huge indirect benefit that human derive from the diversity of life। और भी कई सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो हमें डाइवर्सिटी से मिलते हैं। लाइक प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के थ्रू, नेचर से मिलता है। नेचुरल पॉलिनेटर्स, फ्लड एंड सॉइल इरोजन कंट्रोल, न्यूट्रिएंट डिप्लेनिशमेंट, waste recycling by microbes and aesthetic pleasure and mental peace। शांति ढूंढने के लिए हम लोग छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? हम लोग छुट्टियों में कुदरत के पास जाना चाहते हैं, नेचर के पास जाना चाहते हैं, लाइक हिली रीजन्स में, लाइक ग्रीनी रीजन्स में, या जहाँ रिवर्स होते हैं, या फिर जहाँ पे सी साइड होता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब भी हमें नेचर से, डाइवर्सिटी की हेल्प से मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से डाइवर्सिटी पे डिपेंड है। और ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नेचर से या डाइवर्सिटी से कहें तो हम लोग को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एक काम हम लोग बिना डाइवर्सिटी के या बिना नेचर के नहीं कर सकते। ओके, आप खुद सोच के देखिएगा, जो आपकी बुक है, जो आपकी नोटबुक है, ये सब भी किससे बने होते हैं? सोचिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? एक्सप्लेन गिविंग 3 रीजन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों किया जाता है? 3 रीजंस बताने हम। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं। देखिए, अभी जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये कई सारे एनिमल्स, कई सारे ऑर्गेनिजम्स, छोटे बड़े एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के लिए भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रीज़न दिया हुआ है। द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक मेजर रोल प्ले करता है मेनी इकोसिस्टम सर्विस दैट नेचर प्रोवाइड। इनका आर्ग्यूमेंट ये है, ये कह रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में या कई सारे इकोसिस्टम की सर्विसेज में जो नेचर के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। ये भी बात सही है।
नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट कहते हैं सेज दैट ह्यूमन derive countless direct economic benefit from nature and product of medicinal importance। तो ये भी सही है भाई। जो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है इसमें कहते हैं कि जो ह्यूमंस है ये मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ थिंग्स डायरेक्ट हमें नेचर से मिलती है, या फिर कहें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं ये सब डायरेक्ट नेचर से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो दो मत हो गए। तीसरा मत जो है दैट इज इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स स्पीशीज विथ whom वी शेयर दिस प्लेनेट। ये प्लेनेट आपको क्या लगता है सिर्फ हम लोग का है? नहीं भाई, ये प्लेनेट सिर्फ ह्यूमंस का नहीं है। इस प्लेनेट में इक्वल शेयरिंग प्लांट्स की है, इस प्लेनेट में इक्वल शेयरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस सबकी है, ये सबकी इक्वल शेयरिंग है। तो अकॉर्डिंग टू एथिकल आर्ग्यूमेंट बायोडाइवर्सिटी को हमें अपने लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए तो कंजर्व करना ही पड़ेगा। और भाई हम अपने लिए क्यों ना करें, करना ही चाहिए। जब हमें हर चीज़ का प्रॉफिट, हर चीज़ का लेना देना हमें नेचर से ही है, इसी से हम आए हैं, इसी में मिल जाना है, तो क्यों ना कंजर्व करें, है ना। तो दैट्स वाई ओवरऑल चीज़ें जो कहती हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब हम लोग के लिए रिक्वायर्ड है, और हम ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज हैं, सबके लिए नेचर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए, है ना। तो इसे हम लोग को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन रिमूवल ऑफ ट्राइबल पीपल आउट ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट। आपको अपना ओपिनियन बताना है कि जो ट्राइबल पीपल हैं इनको फॉरेस्ट से निकाल दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके या उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट के लिए, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। आपको क्या लगता है ये सही है? ट्राइबल पीपल्स, छोटे छोटे आप देखे होंगे ग्रुप्स में लोग रहते हैं, बंजारे जिसे कहते हैं, छोटी छोटी जातियां होती हैं, जनजाति होती हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। देखो ये फॉरेस्ट में रहते हैं तो ये फॉरेस्ट को हार्म नहीं करते हैं, कभी भी ये फॉरेस्ट को हार्म नहीं करते या नेचर को हार्म नहीं करते हैं। ये मतलब इनका बड़ा एक फ्रेंडली तरीका होता है नेचर के साथ रहने का, उसको कंजर्व करने का, उन्हीं की चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। ये लाइक जो नेचर से मिलती है उसी पे डिपेंड रहते हैं, इनका कुछ अलग से नहीं होता है। तो अगर हम लोग देखें तो इनको निकालने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जगह अफेक्ट हो रही है, और दूसरी चीज़ ये कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ का कंजर्वेशन भी करते हैं, वहाँ का प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग तो नुकसान कर रहे हैं। आंसर देखिए, रिसेंटली इट हैज़ बीन ट्रेंड ऑफ रिमूविंग द ट्राइबल पीपल आउट ऑफ फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन मेजर। आसपास के कुछ टाइम में क्या हुआ है, रिसेंटली ट्रेंड चला हुआ है ताकि ट्राइबल पीपल्स को लोग निकाल देते हैं फॉरेस्ट से कंजर्वेशन के नाम पे, टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी शॉर्ट ऑफ डेंजर बायोडाइवर्सिटी। लोगों को लग रहा है कि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट टेंड टू स्केल्ड इवन ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर होम। गवर्नमेंट भी इसी में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन ट्राइबल पीपल्स को फॉरेस्ट से या उनके घरों से निकाल लें। तो ये एक एथिकल इशू बन गया है आज के टाइम में। आप खुद बताओ किसी को उसके घर से निकालना क्या सही है? वो भी ऐसे पर्सन जो जहाँ रह रहे हो। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी को हार्म नहीं कर रहे हैं। आप देखिए खुद, ये लोग ना प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ना ये लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, ना ये लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, कोई भी तो हार्म नहीं कर रहे हैं। सो वाई इट इज़ अ एथिकल प्रॉब्लम बन चुका है ये। ट्राइबल पीपल आर इक्वली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। भाई जितने हम शेयरेबल हैं इस प्लेनेट के, जितने हम डाइवर्सिटी के पार्ट हैं, उतने ही ये भी तो पार्ट हैं। तो क्यों हम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? They have lived there for years and have evolved along with the forest. ये काफ़ी सदियों से, सालों से वहाँ रह रहे हैं, फॉरेस्ट के साथ लगे हुए हैं। Now they share a mutual relationship with the biodiversity present there.
ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं कि भाई ना ये तो हार्म कर रहे हैं डाइवर्सिटी को, ना ही उसको बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं, तो म्यूचुअली दोनों का काम हो रहा है। मतलब बायोडाइवर्सिटी में इनका मतलब हम कहें तो हमसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आगे देखिए, इन देयर यूनिक वेज दे ऑल्सो कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी। ये मतलब अलग अलग तरीके से इनका एक अलग ही तरीका होता है जिससे ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक कुछ एनिमल्स को ये पूजा करते हैं, कुछ प्लांट्स की ये पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी तुलसी, पीपल, इनकी पूजा होती है, तो इससे इसका कंजर्वेशन बढ़ता है। जब कोई किसी चीज़ की पूजा करता है या उसको अपना गॉड मानता है तो वो उसको हार्म नहीं करना चाहते, ना किसी को करने देता है। Now, therefore, we must make policies which include tribal in conservation measures and utilize their indigenous knowledge as conservation tool. तो हम लोग को एज अ नॉलेजेबल, एज अ नोन पर्सन, हम लोग को इनके लिए पॉलिसीज बनवानी चाहिए गवर्नमेंट से इनिशिएट करवा के। फाइन, जिससे ट्राइबल्स का कंजर्वेशन हो सके, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, और साथ में इनका जो नॉलेज है उसके साथ हम लोग मिलके भी कुछ काम कर सके। भाई हर ट्राइबल पीपल के पास कुछ न कुछ नॉलेज होता है। लाइक हो सकता है उनके पास मेडिसिनल नॉलेज हो सकता है उनके पास कुछ तरकीबें ऐसी हों। ओके, तो ओवरऑल इनके नॉलेज को हमें कंजर्वेशन टूल के फॉर्म में यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो एक्सटिंक्शन है ये 3 टाइप से क्लासिफाइड है। नेचुरल एक्सटिंक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, मास एक्सटिंक्शन जो बल्क में हो जाते हैं, एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। क्लासिफाई करना है इन एग्जाम्पल्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इन तीनों एक्सटिंक्शन के बेसिस पे। एनिमल लॉस्ट ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा है डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर्स, एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन, एक्सटिंक्शन ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स और एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर। तो ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें से नेचुरल एक्सटिंक्शन है, कौन सा मास एक्सटिंक्शन है और कौन सा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले एनिमल लॉस ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या होगा, जब ब्रीडिंग पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं या इनब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, उसके डिप्रेशन की वजह से एनिमल्स का लॉस्ट हो जा रहे हैं, एनिमल्स लॉस्ट हो जा रहे हैं, तो दैट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन। ये क्या है, नेचुरल एक्सटिंक्शन है। ठीक है, दूसरा है डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर्स। ये तो आ जाएगा मास एक्सटिंक्शन में, देख लेते, दैट इज अ मास एक्सटिंक्शन। थर्ड है एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन। देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मतलब ह्यूमंस के थ्रू जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इनका एक्सटिंक्शन कर दिया है। तो पहले के टाइम में आपको पता होगा पैसेंजर पीजन होते थे, वो लेटर्स लेके जाते थे। जैसे जब किंग्स लोग होते थे, राजा लोग होते थे, तो मैसेज जो भिजवाया जाता था वो पीजन्स के थ्रू भिजवाया जाता था। ओके, तो पैसेंजर्स पीजन का एक्सटिंक्शन किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, हमारी वजह से हुआ है। तो ये हो गए एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स, ये क्या है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, ये तो नेचुरल एक्सटिंक्शन है, मतलब इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा किसी ने प्रॉब्लम नहीं की, ये खुद ब खुद हो गए। एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर, दैट इज ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये एंथ्रोपोजेनिक है क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर ली है, इतना ज़्यादा उनका शिकार कर लिया है टाइगर का कि वो एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में आ गए। सो दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये इसके आंसर है। हो सकता है आपसे भी पूछा जाए एग्जाम में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एन endangered species? Give an example of endangered plant and animal species each. endangered species क्या होती हैं, आपको एग्जाम्पल देना है endangered plant और animal species का। देखो endangered की अगर बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफ़ी कम अमाउंट में हो चुके हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा रहे होंगे लेकिन इन प्रेजेंट वो काफ़ी कम हो चुके हैं, डेंजर की कैटेगरी में आ गए हैं कि उनके मतलब लिमिटेड नंबर्स बचे हुए हैं। सो इनको हम लोग एंडेंजर की कैटेगरी में रखते हैं। एन
endangered species is a population of organism which is facing a high risk of becoming extinct, जो extinct होने की कंडीशन में आ चुके हैं। एक्सटिंक्ट हुए नहीं अभी, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। एक्सटिंक्ट में मतलब उस वैरायटी का कोई एक भी नहीं होना। इंडेंजर्ड मतलब नंबर्स कम हो जाना। जैसे मान लीजिए 100 था, कभी के टाइम में टाइगर बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आज के टाइम में लिमिटेड बचे हुए हैं जो फिंगर पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, आज के टाइम में ब्लू व्हेल लिमिटेड बची हुए हैं, तो ये क्या है, इंडेंजर्ड है। हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस दिए हुए हैं। इट्स नंबर बीइंग वेरी लो, इनके नंबर क्या हो गए, काफ़ी कम हो गए, काफ़ी कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट हैं। इट इज़ थ्रेटेंड बाई चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट का चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये थ्रेटेंड हो गए हैं। कुछ हो सकता है डल चुके हों, कुछ हो सकता है ख़त्म हो गए। तो एनवायरमेंटल चेंजेस का एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फेसिंग प्रेडिएटर थ्रेट, प्रेडिएटर थ्रेट की वजह मतलब को उसको फेस करने से भी बहुत सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज जो होता है दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, वो वाला प्लांट आपने सुना होगा जो ऑर्गेनिजम्स को खा लेता है ना। जैसे कि ऐसे वो होते हैं, जैसे ही इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आता है, कोई छोटा सा एनिमल आता है, तो वो उसको बंद कर लेते हैं, अपने ट्रैप कर लेते हैं उसको। इसको हम लोग कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं और अपने नाइट्रोजन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए ये कंज्यूम कर लेते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज जो है दैट इज साइबेरियन टाइगर। सबको पता है टाइगर इस समय एंडेंजर्ड कंडीशन में आ गए, तो ये साइबेरियन टाइगर एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट टू प्रैक्टिसेस गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज। हमें दो प्रैक्टिसेस बतानी है, एक एग्जांपल भी बताना है हर एक का, जिसमें हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, जो हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए रेयर या जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं। लो, दो तरीके होते हैं, एक होता है इन सेटू और दूसरा होता है एक्स सेटू। इन सेटू का मतलब कि किसी चीज़ का कंजर्वेशन उसी जगह पे करना, लाइक नेचर में ही कर देना, कि इसका कंजर्वेशन करना है, उसकी देखभाल करना, उसको प्रॉपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो फुलफिल करना, जहाँ हम वो है वहीं पे। और एक्स सेटू का मतलब होता है कि उस चीज़ को वहाँ से लाके किसी स्पेसिफिक जगह पे रखना जहाँ उसकी प्रॉपर देखभाल हो सके, जहाँ उसकी प्रॉपर केयर की जा सके। See, conservation which involve protection of a species in their natural habitat. स्पीशीज का प्रोटेक्शन उसके नेचुरल हैबिटेट में ही करना, इसको हम लोग कहते हैं इन सेटू। मतलब वो जहाँ है, जैसे हिमालयन रीजन पे है तो वहीं पे उसका प्रिजर्वेशन हो, वहीं पे उसका प्रोटेक्शन हो, या अगर डेजर्ट में है तो वहीं पे उसका हो, उसको वहाँ से हटाया ना जाए। It involves biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries, scared groups, etc. आप अलग अलग जगहों पे जाते होंगे तो कहीं पे आपने सुना होगा यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, तो ये उसी एरिया के जो इंडेंजर्ड हो गए हैं या जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, उसी जगह के एरिया को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब वहाँ के जो प्लांट्स होंगे या वहाँ के जो एनिमल्स होंगे उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। एक्स सेटू जो होता है, यहाँ पे जैसे जिसका कंजर्व करना है, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो उसको किसी और जगह पे ला दिया जाता है ताकि उसकी प्रोटेक्शन और केयरिंग की जा सके। लाइक कंजर्वेशन विच इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स इन स्पेशल केयर यूनिट फॉर देयर प्रोटेक्शन। एक स्पेशल केयर यूनिट में उनको लाया जाता है। लाइक जूलॉजिकल पार्क्स, जो जू होते हैं हमारे, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, है ना, बहुत सारे आपने बॉटनिकल गार्डन्स के भी नाम सुने होंगे। जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं जो कि इस काम को करते हैं। ओके, तो ये इन सेटू एक्स सेटू में डिफरेंसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेटू कंजर्वेशन कैन हेल्प एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन सेटू कंजर्वेशन क्या करता है, हेल्प करता है एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? सबसे पहले देखिए,
इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि इन सेटू में हम लोग करते क्या है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं स्पीशीज का उसके नेचुरल हैबिटेट्स में ही। यहाँ पे हेल्प होता है कंजर्वेशन या जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका। अब किस तरीके से होता है इस पे हम लोग को देखना है। सो दे प्रोवाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन्स होते हैं जहाँ हाई लेवल की स्पीशीज रिचनेस होती है, वहाँ कई टाइप के स्पीशीज होते हैं, है ना, उसी के टाइप के। हाई डिग्री ऑफ एंडीमिज्म होता है, मतलब स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। उसके अलावा वो स्पीशीज कहीं और नहीं मिलती है। लाइक कुछ प्लांट की स्पीशीज होती हैं जो हमें सिर्फ हिमालय पे मिले, जो हमें सिर्फ केरला में मिले, जो हमें सिर्फ कश्मीर में मिले, तो उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिलती। तो उसे हम लोग एक वर्ड देखते हैं एंडीमिज्म, उसे हम लोग एंडीमिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर हिमालय रीजन पे बना दिया गया है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जितनी भी इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं या फिर कोई एनिमल्स हैं तो वहाँ पे उनका प्रॉपर केयर किया जा रहा है, जो वहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलते। ठीक है। These hotspots can reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. आप खुद सोचिए, ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाने से जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है उसको 30% तक कम कर दिया गया है। 30% कम हो चुका है। ओके, ये जगह बनाने से। दूसरे आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब वो एरिया में भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी होगी और दूसरे वहाँ पे हर कोई एंटर नहीं कर सकता है, या जैसे कहें कि जिस चीज़ से उसको उनको थ्रेटेंड है, जिस चीज़ से उनको खतरा है, वो चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर ecologically unique and biodiversity rich regions, these are legally protected as biosphere reserves, national parks होते हैं, sanctuaries होती हैं, और ये help करते हैं conservation of endangered species। ये हमारे जो endangered species हैं उनको conservation करने में, protection करने में help करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके sacred groves। ये forest areas होते हैं। ठीक है। Now all the trees and wildlife within it are venerated and given total protection। ये भी मतलब जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, तो वहाँ पे वो किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे भी इनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, केयर किया जाता है। अब ये देखो, रिलीजियस एंड कल्चरल प्लेसेस विच आर प्रोटेक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें कुछ रिलीजियस और कल्चरल प्लेसेस भी हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज भी वहाँ पे हैं, तो इन सब का प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है। नेम 4 रीजन इन एंड अराउंड आवर कंट्री दैट आर कंसिडर्ड हॉट स्पॉट्स। हमें पहले एंडेमिज्म बताना है और 4 रीजंस बताने हैं हमारे कंट्री के आसपास जो हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है भाई। एंडेमिज्म मतलब जो स्पीशीज प्लांट्स या एनिमल्स किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा रामायण में हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत पे, तो वो संजीवनी बूटी क्या है, एंडेमिज्म है, मतलब वो उसके अलावा कहीं और नहीं मिल सकती। तो ऐसे आज के टाइम में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। जैसे आपके पोलर बियर हैं, है ना, तो ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये किसी पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं और इनको हम लोग कहते हैं एंडेमिज्म। ठीक। जैसे anywhere else biodiversity hotspot are species are called endemic species। जो biodiversity hotspot होते हैं और species होते हैं उनको हम लोग कहते हैं endemic species। एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकेंड है, नेम 4 रीजन्स इन एंड अराउंड आवर कंट्री जहाँ पे हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाता है। तो सी, ये जो 4 रीजन है, इंडिया होस्ट 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज हिमालय, पहला है हिमालय, फिर है वेस्टर्न घाट्स, फिर है इंडो बर्मा रीजन एंड द
सुंदरलैंड। ये इसमें निकोबार, अंडमान निकोबार का नाम आपने सुना होगा, तो निकोबार ग्रुप के जो आइलैंड हैं इसको हम लोग कहते हैं सुंदरलैंड। ओके, तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो हमारे इंडिया के पास हैं या आसपास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन आपको इस बुक में भी मिल जाएगा। हम बता रहे हैं आपको ये कहाँ मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 107 पे, क्वेश्चन नंबर है 26। चलिए सेक्रेड ग्रुप्स बताने हमें। सेक्रेड ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं विथ स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन अ पर्टिकुलर कल्चर। जैसे अगर हम लोग हिंदुइज्म कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ तुलसी का पौधा मतलब बहुत पवित्र माना जाता है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। देखो, सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र, है ना। तो ये स्मॉल ग्रुप के ट्रीज होते हैं, छोटे, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रीज तो नहीं होते हैं जिसकी हमारे यहाँ पूजा होती है, लेकिन होते हैं कुछ, जैसे आपके तुलसी होते हैं, तुलसी जी होती हैं, पीपल होते हैं, इनको भी लोग पूजा करते हैं, है ना। तो ये एक स्पेशल रिलीजियस इम्पोर्टेंस होता है कुछ प्लांट्स का, कुछ ट्रीज का, उन्हें हम लोग कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। बाकी अदर रीजन्स में भी होते हैं, जैसे हर स्टेट के कुछ अलग होते हैं और हर जैसे जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके अलग होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। दे आर फाउंड इन खासी एंड जैनिता हिल्स इन मेघालय। कहाँ मिलते हैं ये? जो खासी और जैनिता हिल्स हैं मेघालय के, वहाँ मिलते हैं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वहाँ मिलते हैं। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा, बस्त्रा एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये हमारे मेघालय रीजन में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं जो कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में मिलते हैं और एमपी में मिलते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक, सेक्रेड ग्रुप्स जो हेल्प होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मेनी रेयर, थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द एरिया। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग जिसकी पूजा करते हैं या जिनका कुछ कल्चरल ओपिनियन है कि इस चीज़ से मेरा कुछ कल्चर रिलेटेड है, तो वो ख़त्म नहीं हो पाता क्योंकि लोग उसको प्रोटेक्ट करते रहते। फाइन, तो ये जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं बहुत सारी ऐसी रेयर स्पीशीज़ का जो ख़त्म होने की कंडीशन पे थी या जो इंडेंजर्ड हो सकती थी, तो उनको उस हिसाब से बचाया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस रीजन। इन सारे रीजन्स में ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि इन फॉरेस्ट को कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ भी सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं उस रीजन में डिफॉरेस्टेशन एकदम अलाउ नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। सोचिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट रामसर कन्वेंशन। चलो देखो, ये वेटलैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? वेटलैंड रीजन होता है जो नेशन में भी है, इंटरनेशनल भी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सी, these are wetland designated as internationally important under the Convention on Wetland held at Ramsar, Iran in 1971 for the conservation and wise use of wetland. 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, तो वहाँ पे बताया गया था कि वेटलैंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। ठीक है, नाउ These known as रामसर कन्वेंशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रामसर कन्वेंशन के नाम से जाने जाते हैं। ओवरऑल इसमें मतलब कितनी समझदारी से वेटलैंड को यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो ख़त्म ना हो, बाकी प्रोटेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, ये सब बताया गया था। The wise use of wetland is defined as the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वेटलैंड्स का क्या यूज़ है, इनको कैसे मेंटेन किया जाए, इनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कैसे बैलेंस किया जाए, इकोसिस्टम को कैसे ये अप्रोच करते हैं, ओवरऑल इसमें यही होता है। इसका मतलब वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज, जो वेटलैंड है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसको बहुत समझदारी से यूज़ करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 26 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। सम ऑफ दीज आर अष्टामुडी वेटलैंड जो केरला में है, सांबर लैक जो राजस्थान में है, चिल्का लैक जो उड़ीसा में है, रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है, और भी बहुत सारे हैं। 26 रामसर साइट्स हैं जिसमें से यहाँ पे कुछ का ही नाम दिया हुआ। ठीक है, ये वेटलैंड्स होते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट 6 एडवांटेज ऑफ XA2 अप्रोचेस टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें 6 एडवांटेज बताने हैं XA2 अप्रोच के जिसमें बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व कर सके। ओके, 6 एडवांटेजेस जो हैं दैट इज XA2 के लिए जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें अपने, वो यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल आप लोग कभी जू में गए होंगे, है ना, जूलॉजिकल पार्क्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी XA2 कंजर्वेशन है। बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, वो भी XA2 कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, to conserve those animals that have become extinct in wild but can be maintained in zoological parks, वो एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में हैं, तो उनकी केयर के लिए हम लोग उनको जूलॉजिकल पार्क्स में लाते हैं, वहाँ रखते हैं, उनका प्रॉपर केयर किया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है जिससे उनके नंबर क्वांटिटी बढ़ जाए। तो ये एक तरीका है। दूसरा है to preserve gamete of threatened species in viable condition through cryopreservation। जो एनिमल्स जैसे मान लीजिए एक ही 2 बचे हैं या एकदम से एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ चुके हैं, तो उनके गैमेट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से उनके जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उन गैमेट्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर हो सकता है कि इसको यूज किया जा सके। And the third thing is to propagate threatened plants by tissue culture। टिश्यू कल्चर के थ्रू उन प्लांट्स को प्रोपोगेट किया जाता है जो काफ़ी कम अमाउंट में हैं, जो थ्रेटेंड प्लांट्स हैं उनको। लाइक इसमें क्या करते हैं, प्लांट का कोई अगर सेल या टिश्यू मिल जाता है तो उससे नंबर ऑफ कॉपीज बनाई जा सकती हैं, काफ़ी नंबर ऑफ कॉपी से कम टाइम में बनाई जा सकती हैं। तो ये टिश्यू कल्चर के थ्रू जो बॉटनिकल गार्डन्स जहाँ होते हैं, जहाँ पे टिश्यू कल्चर रिसर्च सेंटर्स होते हैं या जो प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं लोग, वहाँ पे ये सारे काम होते हैं। टू ग्रो प्लांट विथ recalcitrant seed in organs where all possible varieties are मेंटेन्ड। हम लोग प्लांट्स को वहाँ ग्रो करवाते हैं या फिर उन सीड्स के थ्रू ग्रो करवाते हैं जो कहीं ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देके, प्रॉपर स्पेस देके उसको ग्रो करवाया जाता है जिससे कुछ वैरायटी तो हमें कम से कम मिल जाए। तो उस वैरायटीज हमें मिल जाती हैं जब किसी सीड को प्रॉपर कंडीशन दिया जाए जो कहीं ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन तो ऐसी होगी जिस पे वो ग्रो करेगा, तो उसको वो कंडीशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो ग्रो अप कर जाते हैं। To conserve seeds of commercially important plant in seed bank। सीड बैंक्स का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। सीड बैंक्स में क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं ना उनको कंजर्व करते हैं, तो उसको कमर्शियल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट प्लांट हैं, कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट जो हैं उनके सीड्स को कंजर्व किया जाता है ताकि वो अगर कभी एक्सटिंक्ट हो गए या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है तो फर्दर उन सीड्स को यूज़ किया जाएगा और वो हमारे लिए फिर से अच्छे तरीके से मतलब काम कर सकते हैं। To save endangered or threatened plant that need urgent measure to save it from extinction in botanical garden। जो endangered plant हैं जिनको अर्जेंट रिक्वायर्ड है कि इनको अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही है या इनको अब सेव करना ही है, नहीं तो ये एक्सटिंक्ट
हो जाएंगे। तो एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए बॉटनिकल गार्डन्स में इनको प्रॉपर केयर किया जाता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है, जिससे ये काफ़ी ग्रो अप कर सके और एक्सटिंक्ट ना हो, डाइवर्सिटी हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 वे ऑफ XA2 अदर देन जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज बाय विच थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर बीइंग कंजर्व्ड। तो हमें XA2 में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी के अलावा कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम लोग प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस बुक में, बता दे रहे हैं आपको कहाँ पे मिलेगा। सो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 108, यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने सीड बैंक का नाम सुना था, है ना। सीड बैंक जो होता है यहाँ पे स्टोर किया जाता है अलग अलग वैरायटी के सीड्स को, जिससे जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तो लोग इसको यूज कर सकें। The storage of different genetic strands of commercially important plant in the form of seed is one of the most widespread and valuable approach of the conservation strategy। देखो सीड बैंक में जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स है ना, जिनका कमर्शियल लेवल पे जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनके सीड्स को स्टोर किया जाता है ताकि एक मतलब कंजर्वेशन किया जा सके। ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जिससे हम लोग चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब प्लांट्स के सीड्स को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो होता है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्लोन्स बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ जो होती हैं ये ज़्यादा बनाई जा सकती हैं कम ही टाइम में। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे प्लांट का कोई सेल या टिश्यू निकाल लिया जाता है, उससे हमें एक सेल मिल जाता है। अब उस सेल को एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं, मीडिया मतलब कि उसमें प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और ये सारा काम लैब में होता है। टिश्यू कल्चर का सारा काम लैब में होता है। लैब में वहाँ पे जब इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है तो प्लांट जो होता है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो अप करने लगता है। उसके बाद इसको आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जिससे ये काफ़ी रैपिडली बढ़ते रहते हैं। और कोई ऐसा भी नहीं होता कि वहाँ पे कोई पैथोजन आ जाते हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी अटैक नहीं कर पाते हैं प्लांट पे। तो प्लांट काफ़ी कम टाइम में अच्छे अमाउंट में जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, so plant tissue culture is widely used produce clones of plant is a method known as micro propagation। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने। This method is useful in maintaining a large number of genotype in small area, rapid multiplication of even endangered species and for hybrid rescue, जैसे banana and potato। जो प्लांट्स इंडेंजर्ड होते हैं, जिसके एक ही दो प्लांट्स बचे होते हैं, तो उनको इनसे हम लोग माइक्रो प्रोपोगेट करवा के नंबर ऑफ कॉपीज़ इनकी बढ़ा देते हैं। और फिर इन प्लांट्स को लैब में जब ये प्रॉपर ग्रो कर जाते हैं तो फिर इनको हम लोग अपने फील्ड में लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, थर्ड है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये मेथड होता है जिसमें हम लोग कंजर्वेशन करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। इट इज़ अ मेथड कंजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में कंजर्वेशन किया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्म कर जाता है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और यहाँ पे कंट्रोल रेट होता है फ्रीजर का फॉर वेजिटेटिवली प्रोपोगेट क्रॉप्स एंड स्टोरिंग अदर बायोलॉजिकल मटीरियल। ये बायोलॉजिकल मटेरियल को स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं, फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू अप्रोचेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सिटू एक्स सिटू में डिफरेंस बताना है। सो आपको तो अभी तक पता ही चल गया होगा। इसका मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब जो जहाँ है उसका कंजर्वेशन वहीं पे कर देना, और एक्स सिटू का मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन। किसी चीज़ में मतलब कोई इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, तो उसको वहाँ से उठा के कहीं और पे उसका कंजर्वेशन करते हैं।
इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने खुद के हैबिटेट में इसका कंजर्वेशन करते हैं. दैट इज देयर मेंटेनेंस एंड रिकवरी स्पेशली ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज. जो स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं उनका वहीं पे हम लोग केयर करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, और वहीं पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. XA2 कंजर्वेशन जो होता है, ये कंजर्वेशन होते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज के इन मैन मेड हैबिटेट दैट इमिट्स देयर नेचुरल हैबिटेट. ये मैन मेड हैबिटेट में इनका कंजर्वेशन किया जाता है. लाइक जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ये सारे मैन मेड हैं, हम लोगों ने इसे बनाए हैं और वहाँ पे प्लांट्स को और एनिमल्स को लाके कंजर्व किया जाता है. ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. इसके एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा. जैसे कहीं अगर आप लोग घूमने जाते होंगे तो वहाँ पे कोई नेशनल पार्क होता होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो वो NSA2 कंजर्वेशन है. वाइल XA2 जो जू जाते हैं, एक्वेरियम जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स जाते हैं, ये सारे XA2 कंजर्वेशन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आप अपने लेवल पे कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हो. ठीक है, जो लॉसेस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. देखो, अब बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीशीज हैं, हैबिटेट हैं, सब अलग अलग चीज़ें. अब ओवरऑल हमें कहा जा रहा है कि हम लोग कैसे इसको रोक सकते हैं ताकि इसका लॉस ना हो ज़्यादा से ज़्यादा. So biodiversity is the occurrence of different types of species, habitat, ecosystem, gene pool in a particular place and various parts of earth. हमारे अर्थ पे अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी है. ओके, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं. लाइक वहाँ के स्पीशीज़ अलग होंगे, वहाँ का हैबिटेट अलग होगा, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन अलग होगा. उसके बाद as an individual, biodiversity can be conserved with conservation strategies and management of both biotic and abiotic resources. As an individual, हम लोग को क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के एक मैनेजमेंट के थ्रू चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जो बायोटिक हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, सब कुछ का. ठीक. नाउ some of the conservation strategies जो यहाँ पे हैं, that is protection of useful animals and plants in their natural habitat or in situ conservation. जो animals हैं, जो plants हैं, इनका हमें protection provide करना चाहिए, जो जहाँ पे हैं उनके natural habitat में ही. वरना कभी कभी क्या होता है, जैसे animals या plants को हम लोग ला के कहीं और protection करते हैं तो उनकी कुछ जो जीन्स होता है या जो बॉडी का चेंजेस आने लगते हैं. जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो भी यहाँ आएंगे तो यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे, तो उसकी वजह से उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. दैट्स वाई जो जहाँ हो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको प्रिजर्व करना चाहिए या कंजर्व करना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़, prevention of critical habitats like feeding and breeding areas and resting area of endangered species to promote their growth and multiplication. हमें प्रिजर्वेशन करना चाहिए उनकी क्रिटिकल हैबिटेट्स का, जहाँ पे वो फीड करते हो, मतलब जिस फूड को वो कंज्यूम करते हो वो एनिमल्स, जो उनका ब्रीडिंग एरिया हो, उसके बाद जो उनका रेस्टिंग एरिया हो. अगर इन सब चीज़ को कंजर्व करेंगे तभी तो एनिमल्स कंजर्व हो पाएंगे या रह पाएंगे वो. वरना वो क्या हो जाएंगे, ये एरियाज नहीं रहेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. मतलब जब उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उसको रेस्टिंग जगह नहीं मिल रही है, रेस्टिंग एरिया नहीं मिल रही है, ब्रीडिंग एरियाज नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा. दैट्स वाई इन जगहों को भी प्रिजर्व हमें करना चाहिए ताकि ओवरऑल हम कंजर्वेशन कर सकें और उनका नंबर्स बढ़ सके. टू प्रमोट देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, उनकी भी ग्रोथ हो सके, उनका भी मल्टीप्लिकेशन हो सके. ठीक है, तो ये काम भी करना चाहिए. हंटिंग शुड बी बैंड और रेगुलेटेड. हंटिंग करते हैं लोग ना,
शिकार करने जाते हैं। तो आज अगर आप देखिए तो हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हंटिंग को बैन कर देना चाहिए। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जाए कर ले, वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो जाना चाहिए, या खुद ब खुद अपने लेवल पे भी इंसान को सोचना चाहिए कि हम किसी एनिमल को क्यों हार्म करें। दैट्स वाई हंटिंग को बैन कर देना चाहिए। Habitat of migratory animals should be protected by bilateral और multilateral agreement। जो हैबिटेट होते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स के, मतलब जहाँ एनिमल्स माइग्रेट करके आते हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं, है ना, तो उन जगहों को भी अग्रीमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उन बर्ड्स को भी कोई हार्म ना कर पाए, वो जहाँ आ रहे हैं उस जगह को भी कोई हार्म ना कर पाए। वो तो उनका हैबिटेट है, अब उसे ही अगर डैमेज कर दिया जाएगा तो वो बर्ड्स भी नहीं आ पाएंगे, या वो जो माइग्रेटिंग एनिमल्स हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट, people should be made aware of the importance of biodiversity and its conservation। लोगों को खुद ब खुद अवेयर होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और उनको खुद ब खुद इसका कंजर्वेशन करना चाहिए। हर एक पर्सन जब अपने लेवल पे काम करने लगेगा तो किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। ये अगर कहें तो ये चैप्टर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जब आपको खुद पता हो कि हमें ये करना है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कोई हमें कहता नहीं है, हम लोग अपनी फैमिली के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी है। चाहे कोई भी हो, एक छोटा बच्चा भी हो तो वो भी अपने परिवार को प्रोटेक्ट करता है, बड़े लोग तो करते ही हैं। तो ये चीज़ें लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम खुद ही प्रोटेक्शन करें, ताकि किसी और को कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी अवॉइडेड। जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको कम कर देना चाहिए, वो अवॉइड ही करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखो, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या कहें कि मेंटेन करती है एक सस्टेनिंग सप्लाई को ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर अगर बात कहें तो कई चीज़ें हमें इस डाइवर्सिटी से ही मिल रही हैं। कई चीज़ों के लिए हम लोग इसी पे डिपेंड है, या कुछ लोग तो डायरेक्टली इसी पे डिपेंड है। लाइक एक फार्मर्स, वो तो डायरेक्ट उस पर डिपेंड है, क्रॉप्स पे डिपेंड है। तो अगर उसको हार्म करेंगे हम लोग, डाइवर्सिटी को हार्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी हार्म होंगे, उनकी लाइफ भी हार्म होगी, उनकी फैमिली भी हार्म होगी, फिर हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सब कुछ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। अगर एक को आप हार्म करोगे तो कई चीज़ें हार्म हो रही हैं। Conservation of biodiversity ensures well-being of the living creature and their future generation। Conservation, biodiversity के conservation का क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो प्रेजेंट में है वो भी साफ सुथरा अच्छे से रहे, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सब अच्छे से रहें, उनकी फ्यूचर जनरेशन भी सही से रहें। ओवरऑल कंजर्वेशन का मतलब यही है कि जो है जैसे है सब नेचर में है, सब नेचर के बनाए हुए ही पार्ट हैं, और यहाँ सब आराम से रहें, किसी को किसी से कोई भी तकलीफ ना हो। तो ओवरऑल हमें, या कहें कि हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एज अ ह्यूमन हमारी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, क्योंकि फर्दर ये हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। ऐसा तो है नहीं कि इसे हम लोगों ने यूज़ कर लिया, हमारे आने वाली जनरेशन्स को इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें भी है, जितनी हमें उतनी उन्हें भी है। साथ में जो एनिमल्स हैं उन्हें भी उतनी रिक्वायरमेंट है, उनकी आने वाली जनरेशन को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और आई होप कि आप लोग डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।